Now we will discuss isochronds or isoproduct curves and optimum factor combination. लेक्चर नंबर 5 में जब हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक कंज्यूमर का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और हमने इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को स्टडी किया था। इन द सेम वे एक फर्म का भी बेसिक ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, which can be explained through isoproduct curve और isochords। यहाँ हम ये एज्यूम करेंगे कि फर्म शॉर्ट रन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स में वो टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म का एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है, जबकि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है। यहाँ चूंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फर्म शॉर्ट रन में है, यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फर्म का एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड फिक्स है, जबकि वो लेबर और कैपिटल को चेंज कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी what is isochord or isoproduct curve. An isochord or isoproduct curve shows all the possible combinations of factors of production, labor and capital, each of which is physically capable of producing an equal amount of total output for the firm. फॉर एग्जाम्पल एक फर्म ने 1000 मीटर्स कपड़े को प्रोड्यूस करना है और लैंड उसका फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जबकि वो लेबर और कैपिटल को चेंज कर सकती है, जैसा कि इस टेबल में लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो किया गया है। फर्म इनमें से दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के किसी भी कॉम्बिनेशन को ले सकती है और उस कॉम्बिनेशन की मदद से फर्म 1000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकती है। अब इस टेबल के डिफरेंट पॉइंट्स को अगर हम एक ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें, यानी हम एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर को ले लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस पर हम यूनिट्स ऑफ कैपिटल को ले लेते हैं और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यानी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई को इस ग्राफ पर ड्रॉ करें तो हमें एक कर्व मिलता है विच इज आइसोकॉन्ट और आइसोप्रोडक्ट कर्व। इस आइसोकॉन्ट या आइसोप्रोडक्ट कर्व का हर पॉइंट एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है, जिसकी मदद से हम 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आइसोप्रोडक्ट कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अगर हम एक से ज्यादा आइसोकॉन्ट्स को ड्रॉ करें तो इसे आइसोकॉन्ट मैप कहते हैं। जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में भी पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, इसी तरह एक हायर आइसोकॉन्ट हायर लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है, जबकि एक लोअर आइसोकॉन्ट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है। जैसा कि इस आइसोकॉन्ट मैप से जाहिर है कि आइसोकॉन्ट IQ3 हायर लेवल ऑफ आइसोकॉन्ट है, इसलिए ये हायर लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है एज कंपेयर टू आइसोकॉन्ट IQ1 एंड आइसोकॉन्ट IQ2। इसी तरह आइसोकॉन्ट IQ1 चूंकि सबसे लोअर लेवल पर है, इसलिए ये लोअर लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है। Now we are going to discuss the concept of marginal rate of technical substitution. इसके लिए हम दोबारा इसी टेबल और डायग्राम पर आ जाते हैं। टेबल और डायग्राम दोनों से जाहिर है कि जैसे जैसे फर्म एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज्यादा अमाउंट हायर करना चाहती है, उसके लिए उसे दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म को लेबर का एक और यूनिट हायर करना हो तो उसके लिए कैपिटल के 6 यूनिट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसा कि इस टेबल और डायग्राम से जाहिर है कि कॉम्बिनेशन बी पर
फर्म लेबर के 2 यूनिट्स ले रही है, जबकि वो कैपिटल के 16 के बजाय 10 यूनिट्स हायर कर रही है, और वो इस पॉइंट पर भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है, यानी वो कॉम्बिनेशन बी पर भी 1000 मीटर क्लॉथ को ही प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह अगर फर्दर लेबर के और ज्यादा यूनिट्स को हायर किया जाए तो फर्म को कैपिटल के यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल is the number of units of capital that can be replaced by one additional unit of labor so that output remains unchanged. अगर हम कैपिटल को K से रिप्रेजेंट करें और लेबर को L से रिप्रेजेंट करें तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। हम इस डायग्राम की मदद से ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे फर्म लेबर की ज्यादा अमाउंट को हायर कर रही है, कैपिटल की अमाउंट जो लेबर की एडिशनल यूनिट को हायर करने के लिए सब्स्टिट्यूट हो रही है वो कम होती जा रही है। इसे प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी के दरमियान 6 है, जबकि कॉम्बिनेशन बी से सी के दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 4 है, जबकि कॉम्बिनेशन सी से डी के दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 2 है और डी और ई के दरमियान ये 1 है। यानी यूनिट ऑफ लेबर के बढ़ने के साथ साथ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज या डिमिनिश होती जा रही है। इस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही आइसोकॉन्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ही आइसोकॉन्स की शेप को डिसाइड करता है। नॉर्मली आइसोकॉन्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आइसोकॉन्स स्ट्रेट लाइन या एल शेप्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों, यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल वही और उतना ही काम करे जितना दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहा हो, इस सूरत में हम कह सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, और इस सूरत में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होगा। यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश नहीं करेगा बल्कि ये कांस्टेंट ही रहेगा, और इस सूरत में आइसोकॉन्स नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी भी सूरत में एक दूसरे पर सब्स्टिट्यूट ना किए जा सके तो हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान नहीं डिटरमिन कर सकते। इस सूरत में आइसोकॉन्स एल शेप्ड होते हैं।